नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। 2024 के आम चुनावों से पहले 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी बाकी हैं। इनमें गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। लेकिन लगता है कि अगले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सियासत अभी से तेज हो गई है और उसी सियासत के तहत चुनावी राज्यों को भी साधने की कोशिश होगी। विपक्ष में भी कौन सी पार्टी नेतृत्व की धुरी बनेगी या कौन सा नेता होगा जिसके नाम पर सर्वसहमति बनेगी, अभी तय नहीं है। और इस मामले में कांग्रेस का दावा तो रहेगा ही, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी इस दावेदारी में खुद को पेश करने लगे हैं, भले ही सीधे सीधे कोई मुंह से बात ना कहे। इस सबके बीच नीतीश कुमार ने एक बड़े नेता बनकर उभरने की कोशिश में हैं, जो अगले आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सकें, विपक्ष का नेतृत्व कर सकें। दरअसल होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नीतीश के दांव तो उन्होंने चल ही दिया है। बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ मिलकर हाथ मिलाया और बिहार में अपनी नई सरकार का बहुमत आसानी से आज साबित कर दिया। 7 दलों के सत्तारूढ़ महागठबंधन को 243 सदस्यों के सदन में 164 वोट मिले और विपक्ष में 77 वोट पड़े। विश्वास मत का बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी अगली कोशिश अब देश भर में विपक्ष को एकजुट करने की होगी और 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को मिलकर चुनौती देने की होगी। हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। विश्वास मत पर बोलते हुए भी नीतीश कुमार ने तेवर काफी उनके सख्त दिखे और उनके निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार ही रही। नीतीश कुमार ने कहा है कि दिल्ली से कोई काम तो नहीं हो रहा, सिर्फ प्रचार हो रहा है। जो आ गए ये कोई काम किए हैं जी, खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है। जो बोलो आगे जगह मिलेगा, जब बोलोगे अनाप शराब। अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शराब तो शायद मौका मिल जाए आपको, नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शराब, अरे बैठिए ना आपसे कोई आज का हम बीजेपी से अलग थे तब भी ना रोज हमसे मिलते थे, आप बताइए तो एक तरफ बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, उधर आरजेडी के 4 नेताओं पर सीबीआई के छापे चल रहे थे। इनमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद और एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व एमएलसी सुबोध राय शामिल हैं। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, कटिहार, मधुबनी में छापे डाले। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लेकिन सीबीआई ने इसकी एफआईआर, आपको बता दें, 18 मई 2022 में दर्ज की। सीबीआई ने गुरुगांव के अर्बन क्यूब 71 मॉल पर भी छापे मारे। सूत्रों के हवाले से इसे तेजस्वी यादव और उनके करीबियों का मॉल बताया गया, हालांकि तेजस्वी ने इससे इनकार किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक छापों में अलग अलग जगह से करीब 200 संपत्तियों की सेल डीड मिली है, जिन्हें नौकरी के बदले जमीन मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और निशाने पर हैं लालू यादव और उनके करीब। राज्य विधानसभा में विश्वास मत पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो।
तो जो आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं वही आरोप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार भी लगा रही है। दिल्ली की आबकारी घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। मनीष सिसोदिया 11 आरोपियों के कई ठिकानों पर आपको बता दें छापे पड़ चुके हैं। 3 बड़े अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया और कई अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इससे पहले दिल्ली के सत्येंद्र जैन भी हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसकी लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी इन हथकंडों पर उतर आई है और झूठे केस लगाकर इनके नेताओं को परेशान करने में जुटी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक नया आरोप ये लगा दिया है कि केजरीवाल सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने आप के विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस में यहां कामयाब नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का तो दावा है कि उसके पास पैसों के ऑफर की बीजेपी नेताओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी आरोप लगा चुके हैं। बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा था और आपको तोड़कर बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी। लेकिन बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आबकारी नीति में गिरने के बाद आपके नेता इस तरह के आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे, अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर। और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश करे। इनको बोली ना, नाम दिखाएंगे। तो विपक्ष के कई नेता इस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाने ले रहे हैं। नेशनल हेरल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी से लंबी पूछताछ कर चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष को डराने के लिए ये सब काम कर रही है। तो हमारा सवाल यही है कि क्या 2024 के आम चुनावों से पहले ही विपक्ष को तितर-बितर करने और उसका हौसला तोड़ने के लिए मोदी सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? और जिस मुखरता से नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल केंद्र को चुनौती दे रहे हैं, इससे विपक्ष क्या मजबूत हो रहा है? तो इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के विधायक नेता सौरभ भारद्वाज, बीजेपी के नेता विजय जौली, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार। सौरभ, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि जो आज आपकी पार्टी ने आरोप लगाए हैं 20-20 करोड़ के जो ऑफर आए हैं, इससे पहले तक आरोप ये लग रहा था कि भाई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद कहा कि हो सकता है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब ये 4 विधायक भी सामने आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ का ऑफर, ज्यादा का भी ऑफर। कितना संजीदा इसे माना जाए? क्योंकि कौन ये ऑफर दे रहा है ये साफ नहीं है। क्या अलग अलग तरह के लोग इनको ऑफर दे रहे हैं? क्या आप ये बता सकते हैं? निधि जी, जैसा कि मनीष जी ने बताया, उसके बाद कुछ विधायकों ने सेंट्रल लीडरशिप को बताया कि हम लोगों की मित्रता होती है। जैसे मेरी जॉली जी से मित्रता है, मेरे कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मित्रता है। इस तरीके से हमारे विधायकों की जिन जिन से पुराने संबंध हैं, एक विधायक के इनके एक सांसद से संबंध हैं, एक विधायक के दूसरे राज्य के
किसी प्रभारी से संबंध है, एक विधायक के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के इनके एक ऑफिस बेयर हैं, उनसे संबंध है, एक विधायक ने बताया कि इनके एक नेशनल लीडर हैं, उनसे उनकी जानकारी है, और सभी मामलों के अंदर वो लोग इनके पास आए हैं। उन्होंने बताया कि देखो भैया, तुम्हारे बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं और तुम्हारी सरकार अब गिरने वाली है, अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ आते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। अगर आप किसी और विधायक को भी लेके आते हैं आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में तो 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मगर जिस तरह से ईडी और सीबीआई को आपने देखा है, जल्दी तैयार हो जाओ कि आपको भी जेल में डालेंगे, किसी ना किसी मामले के अंदर हर विधायक को अंदर डाला जाएगा। अब निधि जी, इसके कई सारे जो उदाहरण हैं हमें मिलते हैं। मैं मान सकता हूं कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे लगता है जॉली जी भी ये बात कहेंगे, मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं निधि जी, और आप पुरानी पत्रकार हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा। असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उनको नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता था। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल तक कैंपेन चलाया कि वो वाटर स्कैम के अंदर पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट निकाली कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उसके बाद क्या हुआ, ईडी सीबीआई सब कुछ हुआ, और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा को दबाव में डाल के इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, अपने यहां मंत्री बनाया। अब वो इनके मुख्यमंत्री हैं असम के अंदर, और अब कोई सीबीआई ईडी नहीं है, अब वो इनकी तरफ आ गए हैं। नारायण राणे के साथ यही हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया, ईडी ने धरपकड़ की, उनको कहा गया कि ये जमीनों के स्कैम में भी है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कैंपेन चलाई, फिर नारायण राणे इनके साथ आ गए। अब कोई ईडी और सीबीआई उन्हें नहीं परेशान करती। बंगाल के अंदर शुभेंदु और मुकुल रॉय, शारदा चिट स्कैम के नाम पे नेशनल लीडरशिप ने 1 साल तक वेस्ट बंगाल के अंदर कैंपेन चलाया निधि जी, और उन्होंने कहा ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये ममता बनर्जी के खास है, और इन्होंने करोड़ों रुपया हथियाया है, मुकदमे दर्ज किए, सब कुछ किया, और वो दोनों अब इनकी पार्टी में आ गए तो सारे मुकदमे खत्म हो गए। और वो जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के। इस तरीके के एक नहीं निधि जी, दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें ये आदमी के ऊपर सीबीआई ईडी का दबाव डाल के उसको बेइज्जत करते हैं, उसको फिर पैसों का ऑफर देते हैं कि भैया या तो जेल चले जाओ या हमारे साथ आ जाओ। और ये लोटस ऑपरेशन है इनका, ठीक है, सब लोग जानते हैं जी। ऑपरेशन लोटस है, लेकिन इसको और अगर आपके आरोप को और मजबूती तब मिलती कि अगर किसी एक का नाम आता, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया और 4 विधायकों की, ठीक है निधि जी, हम सबका नाम लेंगे, ठीक है, उसका इंतजार रहेगा। जॉली जी को भी पिछले प्रोग्राम में मैंने जॉली जी को बताया है कि ऐसा एविडेंस है हमारे पास कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ऐसा एविडेंस है हमारे पास, मगर इसको अभी बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चुनाव के नजदीक इनको एक्सपोज करेंगे पूरे देश के आगे। ठीक है, जीतू पटवारी आप हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में कहा जाता है जब सरकार हुई थी तो कांग्रेस के मन में बहुत खटास है किस तरह से वहां पर सत्ता हासिल की गई थी। अब आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। कांग्रेस अभी तक अपना अध्यक्ष तो नहीं चुन पाई है। कांग्रेस इस समय देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जरूर है विपक्ष में, लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में अपने आप को क्या पा रही है? निधि जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सौरभ जी ने जो बातें चालू की, ये असल में राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, सत्ता तक पहुंचकर सेवा की बातें भी हो सकती है। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आज देश के सामने ऐसा है कि जब आदिकाल था तब इंसानों को गुलामों के रूप में बेचा और खरीदा जाता था। समय में समाज में परिवर्तन आया, सभ्यता आई और इंसान बिकने बंद हुए। हम गर्व से कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष है, जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। हमारे यहाँ पशुओं की मंडी लगती थी, जनप्रतिनिधियों की मंडी का अगर अवसर लगा तो वो 100% नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है, उनके राज में ही लगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपका सवाल है, मध्य प्रदेश में जब सत्ता गिराई गई तो नरेंद्र मोदी जी के इन्वॉल्वमेंट से ही गिरी, ये आरोप नहीं है निधि जी। ये हमारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे आज के मुख्यमंत्री जी ने
मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि मोदी जी ने कहा सरकार गिरा दो। फिर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, वो सारे ऑपरेशन ऐसे जैसे होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे ही हरियाणा में एक होटल कुख्यात है इस मामले में, और वहां एक टीम बनी हुई जो अशोक गहलोत जी ने कुछ समय पहले कहा था। जग जाहिर है कि लगभग 435 विधायक और सांसद बेचे और खरीदे गए इसी पीरियड में, जिस पीरियड में नरेंद्र मोदी जी का राज है। सवाल यह है कि जिस प्राचीन भारत की विरासत की हमें गर्व है और जिस लोकतंत्र की हम पूरे देश को, दुनिया को दुहाई देते हैं, इस प्रकार से अगर जनप्रतिनिधि खरीदे बेचे जाएंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? सवाल यह है। आज अरविंद केजरीवाल पर संकट है, कल बिहार में था, परसों महाराष्ट्र में था, उससे पहले कर्नाटक में था, मध्य प्रदेश में था, सब जगह था। पर देश के प्रधानमंत्री को इसलिए तो नहीं चुना, नया भारत बनाने के लिए। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र बचाने का। इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये संकट मीडिया के सामने भी है। अब निधि में थोड़ी मौलिक और ऐसी बातें जो एक तरह से आपके और हमारे मीडिया और राजनीतिक दलों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है वो सरकार पे डिपेंडेंट हो गया। अभी पहले इससे कभी आपने सुना था गोदी मीडिया, मोदी मीडिया? ऐसा सुना था कि ये टीवी सरकार विरोधी है, ये टीवी सरकार के पक्ष में है? ये पहली बार ही हुआ। ये जीतू जी मैं जो आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, ठीक है जीतू जी, मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ, आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरोप लगाया केंद्र सरकार पर, तीखा प्रहार किया, और जिस मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी, वो विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पे अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रचार ही होता है, काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप शराब बोलेंगे तो आपको मौका मिलेगा, विपक्ष को देखते हुए बोल रहे थे। राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में जो विपक्ष के नेता हैं वो अब मुखर होने लगे हैं। और शायद ये, मैं विजय जॉली जी आपके पास आना चाहूंगी कि आज तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो कह रहे थे कि भाई मेरी पूरी बात नहीं हुई निधि, मेरी पूरी बात, मैं राजनीति की बात कर रही हूँ। जी जहां तक आपका जो प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी मुखर होके बोले, बिल्कुल बोलना चाहिए। और हर विपक्ष के वो व्यक्ति जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है, देश से प्यार करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनकी कमियों को मुखरता से उठाना चाहिए। नीतीश जी ने किया, अच्छा किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय और देखो मेरी एकदम ये बन रही है, सबको अपना अधिकार है ये बातें कहने का। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस दौर में है, कांग्रेस पार्टी जिस संजीदगी से देश की सेवा की है और जिस सभ्यता से आज भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाती है, उसकी नजरों में देश सबसे महत्वपूर्ण है। यही भारद्वाज जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए, आज तक कुछ सिद्ध नहीं हुआ। यही नरेंद्र मोदी जी जो 2 जिन 4 जिन उसको लेकर अनशन और आंदोलन आरएसएस के मदद से कर रहे थे, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और कांग्रेस पाक साफ निकली। तो मैं कहता हूं कांग्रेस एक पुरानी पार्टी, विचारधारा, देश से प्यार करने वाली, देश को आजाद कराने वाली और आगा भविष्य देश का देखने वाली पार्टी है। ऐसे ठीक है जीतू जी, बिल्कुल समय के साथ, बिल्कुल टाइमिंग की बात है, उनका सत्कार है जी आपने अपनी पूरी बात रखी। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, ये जरूरत है और तमाम लोग ये कहते हैं। विजय जॉली जी, आरोप यही लग रहा है, भले ही एजेंसियां अपनी काम कर रही हो, भले ही ये कहा जा रहा हो, अब जैसे बिहार में रेड हुई है, आज कहा ये जा रहा है 16-17 साल पुराना मामला है, इस साल जाके एफआईआर होती है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केसी त्यागी आज हमारे कार्यक्रम में एक आए थे शाम को, तो उन्होंने कहा था कि भाई एजेंसियों की भी गरिमा बनी रहनी चाहिए। तो ये जो गरिमा है एजेंसियों की, क्या ये अपनी लाइन जो है, सीमा है, उसको लांघ रही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं की बात का सटीक रूप से, शॉर्ट रूप में जवाब दूंगा और बीच में प्लीज मत मुझे टोकिएगा क्योंकि मैं सुनता रहा। बिहार के अंदर 43 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक आए। 1-1.5 साल सरकार चलाने के बाद जब नीतीश कुमार भारत के उपराष्ट्रपति बनने का
ख्वाब रखते थे और वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायकों को छोड़कर आरजेडी जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उस तेजस्वी यादव के 75 विधायकों के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और आज उनको भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री फालतू लगते हैं, कोई काम करने वाले नहीं लगते, पब्लिसिटी ओरिएंटेड लगते हैं। ये तो मैं आदरणीय नीतीश जी के इस रवैये के ऊपर अपना शॉर्ट कमेंट देना चाहता हूं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों ने राजनीति के अंदर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। उसके ऊपर इन 4 विधायकों का नार्को परीक्षण होना चाहिए ताकि दूध का दूध और सच्चाई की सच्चाई पता लग सके। और मैं सौरभ भारद्वाज जी से पूछता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी की नेता रही किरण बेदी जी, आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास जी, आम आदमी पार्टी के नेता रहे प्रशांत जी, और इन सबके प्रमुख जो जिनका नाम लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, अन्ना हजारे जी, ये क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए? क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर 16 नवंबर 2021 को जो नई शराब नीति हुई उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप आए। भ्रष्टाचार के आरोपों के ऊपर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा करी। अब अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप घबरा क्यों रहे हैं? फील द टेस्ट। और ये जो एजेंसीज हैं ये संवैधानिक एजेंसीज हैं, इनको ना तो आम आदमी पार्टी ने, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने इनको अपॉइंट नहीं किया। इनके ऑफिसर्स निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और मैं सीबीआई के ऑफिसर्स को, ईडी के ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो इतना राजनीतिक प्रेशर होने के बावजूद, चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगने के बावजूद, विजय जी आपने बात बिल्कुल आपने एजेंसियों का हौसला बढ़ाया, हमारी संवैधानिक एजेंसीज आप वो कह रहे हैं। मुझे जीतू आपके पास भी आऊंगी, सौरभ आपके पास से आऊंगी, लेकिन एक क्विक कमेंट में विनोद जी से ले लेती हूँ। विनोद जी, क्या जो ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, भले ही एजेंसियों के काम के और टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकता है जो आज बिहार में रेड्स हुई, लेकिन क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या जिस तरह से नीतीश कुमार मुखर होकर अपनी बात कर रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात सामने रख रहे हैं, तो क्या जो ये दबाव की बात थी वो बैठती है कि एजेंसियों से दबाव में आ जाएगा विपक्ष, या आप इन नेताओं के बयान को कैसे देख रहे हैं जिस तरह से खासतौर से आज नीतीश कुमार ने बोला? देखिए निधि जी, एजेंसियों पर हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं और विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि एजेंसीज के छापे वहीं हो रहे हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्ष के नेता हैं, और इस पर तमाम सारे लगातार हम लोग उदाहरणों पर चर्चा कर चुके हैं। अब ये एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह कंडक्ट करें कि उन पर ये आरोप चस्पा न हो और वो अपनी साख और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। देखिए, जो विपक्ष में होता है, जब जॉली जी की पार्टी विपक्ष में थी उस समय सीबीआई जब एक्शन लेती थी तो कहा जाता था सीबीआई जो है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनके ही प्रवक्ता इस बात को कहते थे, तब भी सीबीआई संवैधानिक एजेंसी थी। आज विपक्ष कह रहा है कि वो केंद्रीय जो जमाई है बीजेपी का, तेजस्वी जी कह रहे हैं और ताज लोग कह रहे हैं। तो इसलिए ये संवैधानिक एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि अपने कंडक्ट से जो है छापे करें, कार्रवाई करें, लेकिन ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करें और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। क्योंकि देश में भ्रष्टाचार को लेकर के राजनीति ज्यादा होती है, भ्रष्टाचार की रोकथाम नहीं होती। बोफोर्स से लेकर और 2G तक बहुत राजनीति हुई। राजीव गांधी का चेहरा एकदम जो है दागदार कर दिया गया, जो है 2G में मनमोहन सिंह की सरकार दाग लग गया, लेकिन अदालत में न बोफोर्स साबित हो पाया न 2G साबित हो पाया, और उसके बाद अपील आगे नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों पर भी फिर सवाल उठता है और राजनीतिक दलों पर भी सवाल उठता है कि एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, आप बयानबाजी बंद कर दीजिए, विपक्ष भी बयानबाजी बंद करे, सत्ता पक्ष भी बयानबाजी बंद करे। मनीष सिसोदिया पर अगर एजेंसी कर रही है काम तो सीबीआई करने दीजिए, फिर बीजेपी की प्रवक्ता ना आरोप लगाए और ना वो करें एक एजेंसी। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि मुखर क्यों हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल या ये अपना नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी ने अभी हाल में बीजेपी का साथ छोड़ के वो महागठबंधन के साथ आए और विपक्ष उनको
खास करके कांग्रेस या आरजेडी और जो दल हैं वो उनको आने वाले 2024 में विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में देखना है। अब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे बात की बात है, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता के रूप में देखना है। इसलिए नीतीश जी भी वो पोजिशनिंग कर रहे हैं, अब वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। केजरीवाल जी इसलिए मुखर हो रहे हैं कि एक तो उनके नेताओं पर जो है सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया पर लगातार एजेंसियों का निशाना है। दूसरा, चुनाव जो गुजरात के हैं, हिमाचल के हैं, वहां वो चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे, तो जाहिर है वो मुखर होंगे तभी उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन क्विक रिएक्शन मुझे चाहिए सौरभ से भी, जीतू से भी। सौरभ, अरविंद केजरीवाल अपने तौर पर मेक इंडिया नंबर 1 बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन सब अलग अलग अपनी पार्टियों और अपने राज्यों में ही सीमित हैं, विपक्ष एकजुट नहीं है। क्विक कमेंट्स आपसे सौरभ, फिर जीतू आपके पास भी। जी निधि जी, पूरा देश अब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एकजुट हो रहा है, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले झारखंड के 2 कांग्रेस के एमएलए करोड़ों रुपए गाड़ी में लेते हुए पकड़े गए, और ये सब जानते हैं कि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदने के लिए दिया था। क्या ईडी और सीबीआई उसको ट्रेस करेगी? मैं बोल रहा हूं कि अगर वो मनी ट्रेल ढूंढी जाएगी तो वो पैसा दीनदयाल उपाध्याय पे भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां तक पहुंचेगा। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर 35 विधायकों को देने के लिए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 700 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? महाराष्ट्र के अंदर आज ये नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी 50 खोखा 50 खोखा, एक विधायक को 50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1850 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं जानना चाहता हूं, ये इतना हजारों करोड़ रुपए का काला धन भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? ठीक है, ईडी और सीबीआई इसकी कब जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये जो विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है ये भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आ रहा है? ठीक है जी, ठीक है, आपने कहा कि आरोप अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों को झूठे कॉल्स किए थे नितिन गडकरी और अरुण जेटली जी के नाम पर। मैं सौरभ जी से पूछना चाहता हूं, ठीक है, अरुणजीत कटियाल पूरा का पूरा झूठ। ऐसा कोई आदमी ना हमारी पार्टी में कभी था ना कभी है। विजय जॉली जी ने कोई भी ठीक है, जीतू आप कुछ कहना चाह रहे थे, जीतू कंक्लूडिंग कमेंट। पूरा का पूरा झूठ, पूरा का पूरा झूठ, ऐसा और खत्म। ऐसा है निधि, सौरभ एक मिनट। सौरभ, निधि ऐसा है कि सबसे पहले तो अग्निहोत्री जी ने कहा कि ये जब सत्ता में रहते हैं तो इस तरह की एजेंसियों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मैं देश को ये बताना चाहता हूं कि 72 लोगों की लिस्ट नेताओं की और अधिकारियों की ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी समय पे कोई न कोई आरोप लगाया था, फिर वो बीजेपी में चले गए। जो कुछ नाम सौरभ ने बताए, ऐसे 72 नाम है, उसकी लिस्ट है। अभी हमने मैप पे भी डाली है, गूगल पे डालोगे तो निकल जाए। ज्योतिर्दास सिंधिया क्या इस प्रेशर में आए? आप बताइए ना, ज्योतिर्दास सिंधिया, सीपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, जाली जी, यस बैंक घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। यस बैंक घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। जरा शांति से सुने। अब क्योंकि निधि इनको सभ्य ये जाली जी को सभ्यता सिखाए। निधि ये तरीका, ये तिहाड़ जेल में, अरे जाली जी आपके जाले हेड़ दूंगा मैं। जैसी आप बातें करते हैं उससे अच्छी करता हूं मैं। जरा शांति से बात करें। हमने आपकी बात सुनी। 420 विधायक और सांसदों की मंडी लगी, 80% भारतीय जनता पार्टी में गए। क्यों? शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहा कि सरकार गिराओ। क्यों? धर्मेंद्र प्रधान का रोल क्या था? चलिए, आपके कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा किया, स्वीकार किया। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हम सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2024 की जो रेस है वो वाकई में गति पकड़ चुकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद एक खबर आपको दिखाएंगे किस तरह से नोएडा में 2 बिल्डिंग्स हैं जिनको अब ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन किस तरह से ये काम होगा, लोगों के मन में जो आसपास वहां पे रहते हैं क्या शंकाएं हैं, क्या घबराहट है, वो उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
नोएडा के सेक्टर 93A में कुतुब मीनार से भी ऊंचे 40 मंजिला ट्विन टावर्स को रविवार ठीक 2:30 बजे ब्लास्ट करके ढहा दिया जाएगा। ये दोनों इमारतें सिर्फ 9 सेकंड में जमीन दोज हो जाएंगी। इन दोनों टावर्स के आसपास 2 रिहायशी सोसाइटी हैं, सुपरटेक एमरल्ड और ATS विलेज। यहाँ रह रहे 7,000 से ज्यादा लोगों को रविवार सुबह 7 बजे अपना घर छोड़कर जाने और 4 बजे के बाद वापस आने के लिए कहा गया है। 52 साल के राजिंदर अपने परिवार के साथ ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी में रहते हैं। ब्लास्ट की जगह से राजिंदर के घर की दूरी सिर्फ 12 मीटर है। राजिंदर जिस टावर में रह रहे हैं उसे नोएडा अथॉरिटी ने विशेष प्रकार का कपड़ा लगाकर सील कर दिया है ताकि ब्लास्ट के बाद धूल अंदर ना आए। राजिंदर और उनकी पत्नी सरला ने अपने फ्लैट से सारा कीमती सामान बाहर शिफ्ट कर दिया है। हमारे जो वॉल हैंगिंग्स हैं, जो टेलीविजन है, उसको उतार लिया हमने दोबारा से। अच्छा। और एयर कंडीशनर को भी आपने एयर कंडीशनर कवर कर दिया है हमने। लोग घबरा भी रहे हैं क्योंकि भारत में रिहायशी इलाके के इतने नजदीक कभी इतना बड़ा ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। हम लोग बस ये लास्ट वीक है, इसी में ही तैयारी शुरू करी है। धीरे धीरे जैसे हम वॉल्स पे हैंगिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, क्लॉक्स हैं, वो सब उतार रहे हैं और टीवीज़ को भी हम उतार के जाएंगे। सब लोग जितना भी जैसे कांच है, हमारे डोर्स विंडोज़ हैं, उन पे हम सेलो टेप लगा के जाएंगे। दोनों टावर्स को सुरक्षित और सफल तरीके से ढहाने का काम विश्व की प्रख्यात डेमोलिशन कंपनी एडिफाइस को दिया गया है। एडिफाइस ने इन दोनों टावर्स के अंदर ब्लास्ट के लिए 3,500 किलो बारूद लगाया है। हर मंजिल के पिलर्स पर बारूद लगाया गया है ताकि मलबा अगल बगल गिरने की बजाय सीधे नीचे गिरे। जो बेसमेंट 1 से चालू होगा फॉल गिरना, ग्राउंड वाला बेसमेंट 1 पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड पे जाएगा, सेकंड फ्लोर फर्स्ट पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाटरफॉल इफेक्ट। नोएडा 4 रिक्टर स्केल के हिसाब से डिजाइन हुआ है। अगर 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो वो टाइम पे उसकी वाइब्रेशन ट्रैवलिंग जो होती है वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। सो इट इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज 10% ऑफ द वाइब्रेशन व्हेन द अर्थक्वेक कम्स। धमाके से बगल की सोसाइटी ढह न जाए इसलिए सर्वे कराकर यहाँ के लगभग 40 पिलर्स को सीमेंट और लोहा लगाकर मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि धमाके के बाद उड़ने वाली धूल का क्या करेंगे। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि धूल से सांस लेने की समस्या हो सकती है। मलबे से निकलने वाली धूल को साफ करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने विशेष इंतजाम किए हैं। धूल तो उड़नी है, उसको मैं मतलब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। लेकिन अथॉरिटी ने इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लोजन some mechanical equipments and lots of laborers they have already planned and they have arranged। even the edifice staff also will be there to clean the roads, to clean the societies। ध्वस्तीकरण के दिन यानी रविवार को ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2:15 बजे से लेकर 2:45 तक बंद रहेगा। ट्विन टावर के 400 मीटर के आसपास का इलाका सील रहेगा। नोएडा के ऊपर 2:30 बजे से 3 बजे तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरेगा। नोएडा के कुछ अस्पतालों में किसी अनहोनी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है जो गिरनी है उसके बगल में जो सोसाइटी है सुपरटेक एमरल्ड, उसकी दूरी सिर्फ 9 मीटर की है। यानी 9 मीटर के बाद लोग रहते हैं उनके घर है, उसमें लोग तो नहीं रहेंगे पर मलबा उनके घर पे ना गिरे। दूसरी चुनौती है कि जो बिल्डिंग है, जो एडिफिस का कहना है वो बिल्कुल सीधे नीचे गिरेगी। इसके जो पिलर्स हैं उसमें बारूद लगाया गया है तो वो सीधे नीचे आ जाए और जो वाइब्रेशन होगा ब्लास्ट से, जो कंपन होगी उससे दूसरे जो बिल्डिंग्स हैं आसपास उनकी नींव ना कमजोर हो। और तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है धूल। जब ये ब्लास्ट होगा तो धूल होगी, जिसको लेकर के एडिफिस भी कह रहा है कि धूल का कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर क्लीनर लगाए हैं, लोग लगाए हैं, लेकिन धूल से लोगों को फेफड़े अपने बचाने होंगे। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।